गुड इवनिंग बच्चों। थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही है बच्चों अभी, इस चक्कर में गड़बड़ हो गया वीडियो का। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा हम लोगों की सल्फर फैमिली जल्दी से जल्दी कवर कर रहे हैं। बच्चों सल्फर फैमिली के अंदर हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी शायद, है ना? सल्फर फैमिली में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी बच्चों। सबसे पहले समझना है, आपको मैं बता दूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सीजन गैस होती है ना? ऑक्सीजन नेचर में डायटोमिक होती है, जबकि आपको मालूम है सल्फर ऑक्टा एटॉमिक होता है। बाकी मेंबर भी होते हैं, या फिर एनसीईआरटी कहती है पॉली एटॉमिक होता है। क्या रीजन है बच्चों? पहली बात समझो, ऑक्सीजन जो है वो पी पाई बॉन्डिंग बना सकती है। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है? क्यों बना सकता है? ड्यू टू स्मॉल साइज। ऑक्सीजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, किसकी वजह से बना सकता है? स्मॉल साइज की वजह से। सल्फर के साथ मिलकर पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? लार्ज साइज की वजह से। ऑक्सीजन के साथ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है क्योंकि साइज छोटा है। साइज छोटा है तो ओवरलैपिंग अच्छी है। सल्फर के साथ पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि उसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो ओवरलैपिंग वीक है। सही? अब जरा मेरी बात समझो, तो साइज छोटा होने के कारण जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है वो बहुत छोटे से मॉलिक्यूल है। अब छोटे मॉलिक्यूल है तो उनके बीच में जो फोर्सेज होंगी, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज होंगी। भाई मॉलिक्यूल बहुत छोटे हैं, साइज बहुत छोटा है, इनके बीच में जो फोर्सेज होंगी, इनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज होंगी, वेरी वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज, बहुत ही वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज होंगी। इसीलिए ऑक्सीजन क्या होती है बच्चों? गैस होती है। अब ये बताओ, समझो, सल्फर जो है वो लार्ज साइज है और सल्फर कितने एटम को जोड़ता है? बहुत सारे एटम को जोड़ता है, 8 एटम को जोड़ता है। 8 एटम को जब जोड़ता है तो उसका मॉलिक्यूल बहुत बड़ा हो जाता है और लार्ज साइज मॉलिक्यूल हो जाएगा। वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो सॉलिड हो जाएंगे। समझाता हूं, सल्फर का जो स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? क्राउन स्ट्रक्चर है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। बच्चों इसका एंगल जो है, बॉन्ड एंगल, वो 107 डिग्री है। इसके हर सल्फर के पास 2 लोन पेयर है। हर सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अब सल्फर ने कितने एटम जोड़े? 8 एटम जोड़े। अब इसका जो मॉलिक्यूल होगा बच्चों वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा। भाई सल्फर एसिड मॉलिक्यूल जो होगा लार्ज साइज मॉलिक्यूल होगा। लार्ज साइज ज्यादा, लार्ज साइज मॉलिक्यूल। और अगर साइज ज्यादा होगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा मॉलिक्यूल के बीच में। भाई वैन डर वाल्स फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। वैन डर वाल्स फोर्सेस का अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये सॉलिड होगा। सल्फर के मॉलिक्यूल भाई 8 एटम जोड़ के बना रहे हैं तो सल्फर का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होगा। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बहुत छोटे से, सल्फर का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा, तो उनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, इसीलिए ये सॉलिड होता है। बच्चों ऑक्सीजन और सल्फर के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस का भी यही रीजन है, सेम रीजन। ऑक्सीजन और सल्फर के बॉइलिंग पॉइंट में भी काफी डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 90 केल्विन के लगभग होता है। क्या रीजन है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि सल्फर के मॉलिक्यूल के बीच में वैन डर वाल्स अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि सल्फर का जो साइज है
वो बड़ा है, जिसके कारण उनके अंदर वैंडरवॉल फोर्सेस का जो अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा है, जिसके कारण सल्फर जो होता है वो सॉलिड होता है, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? अभी तक हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजन गैस क्यों है, सल्फर सॉलिड क्यों है। तो बेटा ऑक्सीजन जो है नेचर में डायटोमिक होती है, क्योंकि ऑक्सीजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि उनका साइज छोटा होता है। बट सल्फर के साथ पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, उनकी ओवरलैपिंग पुअर होती है। ओवरलैपिंग पुअर होने के कारण सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। हर सल्फर 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। टोटल मिला के 8 सल्फर S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका क्राउन स्ट्रक्चर होता है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है। हर एक सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, हर एक सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है बच्चों। सल्फर का मॉलिक्यूल काफी बड़ा हो जाता है S8 फॉर्म की वजह से, जिसकी वजह से उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इसी अट्रैक्शन के कारण सल्फर के मॉलिक्यूल क्लोज पैक्ड हो जाते हैं, सॉलिड होते हैं, जबकि ऑक्सीजन गैस होती है। क्लियर है बच्चों? ऑक्सीजन गैस होती है। अब बच्चों यहाँ पे मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट आता है कि बेटा ऑक्सीजन जो है ना वो OF6 नहीं बना सकता, सल्फर SF6 बना सकता है। सभी बच्चों को रीजन मालूम है। ऑक्सीजन डज नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल। ऑक्सीजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल ही नहीं होते, जबकि सल्फर हैव वैकेंट 3d ऑर्बिटल। सल्फर है वैकेंट 3d ऑर्बिटल। ऑक्सीजन डज नॉट हैव अ वैकेंट d ऑर्बिटल बट सल्फर है वैकेंट 3d ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई सल्फर SF6 बना लेता है। सेम रीजन नाइट्रोजन NCl5 नहीं बना पाता, फास्फोरस PCl5 बना पाता है। रीजन नाइट्रोजन डज नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल, nitrogen does not have vacant d orbital, phosphorus have vacant 3d orbital। बात समझो मेरी? ऑक्सीजन OF6 नहीं मतलब बेटा सेकंड पीरियड के किसी भी मेंबर के पास d ऑर्बिटल नहीं होता। ये सेकंड पीरियड के मैक्सिमम जो कोवेलेंसी शो कर सकते हैं वो 4 होती है। सेकंड पीरियड के मेंबर मैक्सिमम कितनी कोवेलेंसी शो कर सकते हैं? 4, जबकि हमारे थर्ड पीरियड के मेंबर मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 शो कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्यों? क्योंकि उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। हमारे सेकंड पीरियड के पास के एलिमेंट के पास सिर्फ s और p ऑर्बिटल होता है, टोटल मिला के 4 ऑर्बिटल होते हैं, एक s का होता है, 3 p के होते हैं। बट हमारे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास वैकेंट d होने के कारण वो अपनी कोवेलेंसी को चेक कर सकते हैं। सेकंड पीरियड का कोई भी मेंबर अपनी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं कर सकता, इस बात को आप समझिए। ऑक्सीजन OF6 नहीं बना सकता जबकि सल्फर SF6 बना सकता है, क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल होते हैं, ऑक्सीजन के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल नहीं होते। अब बच्चों मेरी बात यहाँ समझो, मेरी बात को यहाँ समझना है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड से कमजोर होता है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड सल्फर के सिंगल बॉन्ड से कमजोर होता है, और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से कमजोर होता है। अब बात समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये समझो, अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अगर साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो बॉन्ड छोटा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। जनरल कंसेप्ट तो यही है, मेरी बात समझो। फ्लोरीन का साइज छोटा है, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। बट मैं आपको बता दूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि क्लोरीन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से। क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से। मेरी बात समझ रहे? अब ऐसा क्या है, रीजन समझते हैं। देखो, फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होते हैं बच्चों? 3। फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 3। साइज क्या है?
साइज छोटा है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर, लोन पेयर ज्यादा होगा भाई। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इनके बीच में ज्यादा होगा भाई, साइज छोटा है, साइज छोटा है तो लोन पेयर एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाएंगे, एक दूसरे में रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ जाएगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। बेटा साइज छोटा है, साइज छोटा है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर ज्यादा होगा। लोन पेयर के बीच में जब ज्यादा रिपल्शन होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। बेटा फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ब्रोमीन से भी कम होती है, जबकि होनी सबसे ज्यादा चाहिए थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है नीट वगैरह में। अभी मैं जब हैलोजन पढ़ाऊंगा उसमें भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। सेम रीजन है भाई, सल्फर की कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सल्फर की कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। क्यों? ऑक्सीजन का O बॉन्ड वो वीकर होता है, Q बॉन्ड वीक होता है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, साइज छोटा है। सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर है, साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो इसमें रिपल्शन कम होता है, इसमें रिपल्शन ज्यादा होता है। रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाएगी, बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाएगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। भाई सल्फर की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। सल्फर की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, जिसके कारण सल्फर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। और जब सल्फर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, सही है, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। सेम रीजन, किसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, सल्फर की कि ऑक्सीजन की? सल्फर की ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि सल्फर बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इसमें रिपल्शन ज्यादा है लोन पेयर के बीच में, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो गई। बच्चों नोट करो, समझ में आया कंसेप्ट? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को कंसेप्ट? फ्लोरीन का साइज छोटा है, साइज छोटा है तो उनके बीच में रिपल्शन लोन पेयर के बीच में ज्यादा होगा। जब लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाएगी, बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाएगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो गई है तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है। इसीलिए सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन की होती है, देन ब्रोमीन की होती है, देन फ्लोरीन की होती है, देन आयोडीन की होती है। मतलब इतनी कम हो जाती है कि फ्लोरीन 3rd नंबर पे आ जाता है, इतनी कम हो जाती है कि फ्लोरीन 3rd नंबर पे आ जाता है। समझो बच्चों, बहुत अच्छे से समझो इस कंसेप्ट को, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये सब। रफ कर दो बच्चों। अब बच्चों बात ये आती है कि यहाँ तक की तो पूरी क्लियर बात हो गई, यहाँ तक, है ना। किस ग्रुप तक की पूरी बात हो गई है? अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको बता दूं ग्रुप 16 के जो एलिमेंट हैं, ग्रुप 16 जो एलिमेंट हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। एक नोट करके बात लिखते हैं, पहली बात नोट करके लिखते हैं, काम की बात है, और वो बात यह है कि ऑक्सीजन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। ऑक्सीजन +4 भी शो नहीं करता। रीजन बोलो, रीजन बहुत आसान है, डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, उसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, 4 एटम को जोड़ ही नहीं सकता अपने साथ। कौन? ऑक्सीजन। अच्छा तो आप बोलोगे ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? -2 करता है, -1 करता है, -½ करता है, -1/3 करता है, 0 करता है, +1 करता है, +2। ऑक्सीजन
कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? -2 करता है, -1 करता है, -1/2 करता है, -1/3 करता है, 0 करता है, +1 करता है, +2 करता है। -2 जहां शो करता है उसको ऑक्साइड कहते हैं, Na2O हो गया। -1 जहां शो करता है उसको परऑक्साइड कहते हैं, H2O2 हो गया। -1/2 जहां शो करता है उसको सुपर ऑक्साइड कहते हैं, KO2 हो गया। -1/3 जहां शो करता है उसे पोटेशियम ओजोनाइड कहते हैं, ओजोनाइड, वहां -1/3 करता है। 0 O2 के अंदर करता है। बच्चों ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, +1 एंड +2, +1 एंड +2 कहां शो करता है? बच्चों +1 एंड +2 ऑक्सीजन सिर्फ ओनली विद फ्लोरीन करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्यों? बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ किसके साथ शो कर सकता है? फ्लोरीन के साथ। अच्छा, वो +1 किस में शो करता है? O2F2 बना के शो करता है। और +2 किस में करता है? OF2 में शो करता है। तो बच्चों बहुत आसान सा रीजन है, +1 किसके साथ शो करता है? O2F2 के अंदर। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये बताओ ऑक्सीजन किसके साथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? ऑक्सीजन और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ शो करता है। और ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है। समझ गए मेरी बात? फ्लोरीन है। ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है। तो ये बात नोट कर लेना कि ऑक्सीजन। अब ये बताओ बच्चों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर +1 स्टेट आती है, इसके अंदर ऑक्सीजन पे +2। O2F2 का स्ट्रक्चर बिल्कुल H2O2 जैसा होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सही है बच्चों? ये वाला बॉन्ड जो है ये नॉन पोलर है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। ये वाला बॉन्ड पोलर है, ये वाला बॉन्ड पोलर है, ये वाला बॉन्ड नॉन पोलर है। तो ऑक्सीजन बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -2, -1, -1/2, -1/3, 0, +1, +2। ठीक है? तो ऑक्सीजन जहां पर -2 शो करता है उसको ऑक्साइड कहते हैं, जहां -1 शो करता है वहां पर ऑक्साइड कहते हैं। जहां, अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको सुपर ऑक्साइड को लिख सकते हैं O2-, पर ऑक्साइड को लिख सकते हैं O2-2, ऑक्साइड को लिख सकते हैं O-2, ओजोनाइड को लिख सकते हैं O3-। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है बच्चों कि OF2 का जो नाम है वो फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं है। OF2 का नाम फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं है, इसका नाम ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है। क्यों? क्यों? आंसर, बिकॉज एंडिंग वही करता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एंडिंग वही करता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। फ्लोरीन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के। बच्चों फ्लोरीन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही एंडिंग करेगा। कौन एंडिंग करेगा? फ्लोरीन करेगा, इसीलिए नाम ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, बट क्या नहीं है? फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं। नोट करो, फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं। नोट कर लिया? चलो वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 16th ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला क्या है, NH2Lp4। अगर ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, +6 आएगी। तो डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे तो आप ये देखोगे कि NH2 के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो डाउन द ग्रुप, और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए लोअर मेंबर के लिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। बताओ, लोअर मेंबर के लिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है +6 से लोअर मेंबर के लिए। हैवियर मेंबर के लिए, लोअर मेंबर के लिए, हैवियर मेंबर के लिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है +6 से, ड्यू टू, क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +4 स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है +6 से डाउन द ग्रुप। अगर ये दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो +6 आएगी। अगर S के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ P के करेंगे, तो +4 आएगी। लोअर मेंबर के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है डाउन द ग्रुप। बच्चों दूसरी बात, इनके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है। डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 की स्टेबिलिटी कम होती है। रीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। पोलोनियम जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। क्यों नहीं करता बताओ, पोलोनियम क्यों नहीं शो करता? पोलोनियम इसलिए शो नहीं करता -2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि एक तो ये मेटल है और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। सॉरी बच्चों। तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो गेन करने की टेंडेंसी कम होगी, गेन करने की टेंडेंसी कम होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो रही है, -2 की स्टेबिलिटी कम हो रही है। पोलोनियम एक ऐसा मेटल है जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। पोलोनियम इसमें एक ऐसा मेटल है जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। क्यों नहीं करता भैया, क्यों नहीं करता बताओ? क्योंकि पोलोनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की स्टेबिलिटी कम होती है। समझ गए नहीं समझे? अब जरा बताओ सल्फर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? सल्फर -2 करता है, -1 करता है, 0 करता है, +1 करता है, +2 करता है, +4 करता है, +6 करता है। +6 तो सिर्फ विद फ्लोरीन और ऑक्सीजन करता है, विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन करता है। रीजन बताओ? एक तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? प्रमोट कर सकते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल में। और जब वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर सकते हैं तो जब ये बॉन्डिंग करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तो विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है ना। +6 तो सिर्फ विद फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही कर सकता है। क्यों कर सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर सकते हैं, बॉन्ड स्मॉल साइज है इनका। अब आप बोलोगे सल्फर -2 जहां शो करता है उसको सल्फाइड कहते हैं, Na2S। -1 जहां करता है Na2S2, 0 कहां करता है S8 में, +2 कहां करता है S2Cl2 में, +2 कहां शो करता है SF2 में, +4 कहां शो करता है SF4 में, +6 कहां शो करता है SF6। तो सल्फर -2 -1 0 +1 +2 +4 +6 शो करता है। डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +4 की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बच्चों एक और चीज एनसीईआरटी लिखती है कि +4 और +6 में जो ये कंपाउंड बनाते हैं ये कोवेलेंट होते हैं नेचर में। +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जो कंपाउंड बनाते हैं वो कोवेलेंट होते हैं नेचर में। +4 और +6 में जो ये कंपाउंड बनाते हैं ये कोवेलेंट होते हैं नेचर में। नोट कर, सल्फर बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -2 करता है, -1 करता है, 0 करता है, +1 करता है,
+2 करता है, +4 करता है, +6 शो करता है। और +6 तो ये विद फ्लोरीन और ऑक्सीजन करता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर सकते हैं। स्मॉल साइज है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, उनको अकोमोडेट करना आसान होता है अपने अराउंड, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। सल्फर 6 फ्लोरीन एटम को अपने अराउंड अकोमोडेट कर सकता है ना, क्यों कर सकता है? क्योंकि साइज छोटा है। दूसरा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करा सकता है वैकेंट डी ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से उनके बीच की बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग होगी। डाउन द ग्रुप जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 की स्टेबिलिटी बढ़ती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट रफ कर दूं? आपको मालूम है +4 और +6 के कंपाउंड कोवेलेंट क्यों होते हैं अकॉर्डिंग टू फजान रूल? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी कैटायन की, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर होगा। ऐसा पढ़ा है आपने पिछले वाले में भी भाई। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी कैटायन की, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर होगा। ऐसा हमने पढ़ा है बच्चों। सेकंड पीरियड के मेंबर का, सेकंड पीरियड एलिमेंट का बिहेवियर एक्सेप्शनल होता है। सेकंड पीरियड एलिमेंट का बिहेवियर एक्सेप्शनल होता है किससे? रेस्ट ऑफ द मेंबर्स से। रेस्ट ऑफ द मेंबर्स के कंपैरिजन में सेकंड पीरियड के मेंबर का बिहेवियर एक्सेप्शनल होता है। जैसे क्या क्या? एक तो साइज छोटा है, एक तो साइज छोटा है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तीसरा इनके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, इनके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। रेस्ट ऑफ द मेंबर के कंपैरिजन में सेकंड पीरियड के एलिमेंट का बिहेवियर एक्सेप्शनल होता है, जिसकी वजह से सेकंड पीरियड के मेंबर्स की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। आपको बता दूं ऑक्सीजन तो 2 से ज्यादा ही शो करना बड़ा डिफिकल्ट है ऑक्सीजन के लिए, बट सेकंड पीरियड के मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। और मैं आपको बता दूं H2O लिक्विड है, H2S गैस है, उसका रीजन है H2O के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों मिल रही है? क्योंकि उसके पीछे रीजन है ड्यू टू स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि उसका साइज छोटा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसके कारण H2O के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, जबकि H2S एक गैस है क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। बोलो जल्दी बताओ। बोलो बच्चों। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही होती है, each water molecule is associated with 4 other water molecule through intermolecular hydrogen bonding. Each water molecule is associated with 4 other water molecule through intermolecular hydrogen bonding. हर एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हर एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Each water molecule is associated with 4 other water molecule through intermolecular hydrogen bonding. और बेटा इसी बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। H2O का बॉइलिंग पॉइंट भी इसी रीजन से ज्यादा होता है। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया यूनिट में, each water molecule is associated with how many other water molecules through hydrogen bonding? तो each water molecule is associated with 4 other water molecule through intermolecular hydrogen bonding. Such bonding is not present in sulfur क्योंकि उसका साइज बड़ा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये अट्रैक्शन नहीं होगा, इसीलिए H2S गैस होती है, H2O लिक्विड होता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। Each water molecule is associated with how many other water molecule through hydrogen bonding?
Each water molecule is associated with how many water molecules through hydrogen bonding? 4. Each water molecule is associated with 4 other water molecules through hydrogen bonding. Each water molecule is associated with 4 other water molecules through hydrogen bonding. Clear है? नोट कर लो. Each water molecule is associated with 4 other water molecules through hydrogen bonding. Each water molecule is associated with 4 other water molecules through hydrogen bonding. हर एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है. सेकंड पीरियड के मेंबर कभी भी अपनी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा शो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता ही नहीं. उनके पास सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल होते हैं, एक एस का और 3 पी का. बोलो. अब बच्चों अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, है ना. कौन सा टॉपिक है? रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्टिविटी बता रहे हैं. तो अगर हम E को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर दें तो ये EH2 बनाते हैं, इसको हाइड्राइड कहते हैं ना. जैसे ऑक्सीजन H2O बनाता है, सल्फर H2S बनाता है, सेलेनियम H2SE बनाता है, टेलुरियम H2TE बनाता है, पोलोनियम H2PO बनाता है. इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है. इसीलिए हम करेंगे H2O, H2S, H2SE और H2TE के बारे में स्टडी. H2PO के बारे में हम कोई स्टडी नहीं करेंगे. तो हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा हम पढ़ेंगे क्या क्या इनके बारे में. एक तो पहले पढ़ेंगे थर्मल स्टेबिलिटी, है ना. फिर एक पढ़ेंगे रिड्यूसिंग नेचर, है ना. थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, एक रिड्यूसिंग नेचर पढ़ेंगे, फिर एक पढ़ेंगे एसिडिक नेचर, फिर एक पढ़ेंगे इनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, फिर एक पढ़ेंगे इनका बॉन्ड एंगल. इतना इन हाइड्राइड्स के बारे में हमें पढ़ना है. इन हाइड्राइड्स के थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, रिड्यूसिंग नेचर के बारे में पढ़ना है, एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ना है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के नेचर में पढ़ना है, बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ना है. पहले नोट कर लो. रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन. तो सबसे पहले हम थर्मल स्टेबिलिटी हेडिंग डालते हैं. आपने ऐसा पिछली फैमिली में भी पढ़ा है, 15th ग्रुप में भी आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा है, 15th ग्रुप में भी आपने ऐसा कुछ पढ़ा है, 15th ग्रुप में भी आपने ऐसा पढ़ा है. अब आप बोलेंगे कैसे? 15th ग्रुप में भी आपने पढ़ा है. तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है ये बताओ. जिस बॉन्ड को तोड़ना जितना आसान होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, उसको उतनी हीट कम देनी पड़ेगी. जिस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है. अरे जिस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा हीट लगेगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. जिस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी. अब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा सेंट्रल एटम का, वैसे वैसे बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी. जैसे जैसे साइज बढ़ेगा सेंट्रल एटम का, वैसे वैसे बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी. बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी. बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, तो बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा. भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी H2O की होती है, देन H2S की होती है, देन H2SE की होती है, देन H2TE की होती है. क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे जाओगे तो बॉन्ड E बॉन्ड H की लंबाई बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी. और E बॉन्ड H की लंबाई बढ़ेगी. E का मतलब है ये मेंबर्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, है ना. E बॉन्ड H की लंबाई बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी. तो E बॉन्ड H की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी. तो E बॉन्ड H को तोड़ना आसान हो जाएगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. भाई जैसे जैसे साइज सेंट्रल एटम का बढ़ेगा बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी. जैसे जैसे साइज सेंट्रल एटम का बढ़ेगा बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी, और बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी. जरा समझो, ये ऑक्सीजन का केस है, ये केस सल्फर का केस है, ये दो हाइड्रोजन एटम. तो जैसे जैसे आप बॉन्ड की लंबाई बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप बॉन्ड की लंबाई बढ़ाओगे
जैसे जैसे आप बॉन्ड की लंबाई बढ़ाओगे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। H2O की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, रीजन साइज छोटा है, साइज छोटा है तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अरे भैया जैसे जैसे आप साइज सेंट्रल एटम का बढ़ाओगे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। जैसे जैसे आप बॉन्ड की लंबाई बढ़ाओगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। नोट कर लिया? आप समझो। अच्छा ये बताओ, अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, किस बॉन्ड को, अच्छा मुझे अगर हाइड्रोजन को इवॉल्व करना हो तो जो हाइड्रोजन को कौन आसानी से इवॉल्व कर देगा? हाइड्रोजन को वो आसानी से इवॉल्व कर देगा जिसका ये ई बॉन्ड एच वीक होगा, और ई बॉन्ड एच किसका वीक होगा? जिसकी बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। मैं क्या बोल रहा हूं? ई बॉन्ड एच सबसे लंबा किस में होगा? ई बॉन्ड एच, ई बॉन्ड एच सबसे लंबा उसमें होगा जिसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो हाइड्रोजन को इवॉल्व करना आसान है, जो जितनी आसानी से हाइड्रोजन दे देगा एज अ गैस हाइड्रोजन, उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा आसानी से रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा? तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिड्यूसिंग नेचर थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिड्यूसिंग नेचर थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाइड्रोजन वो आसानी से दे देगा जिसका ई बॉन्ड एच वीक होगा, और ई बॉन्ड एच उसी का वीक होगा जिसकी बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी, और बॉन्ड की लंबाई उसी की ज्यादा होगी जिसका साइज बड़ा होगा। तो अगर मैं बात करूं रिड्यूसिंग नेचर की, तो मैं आपको बता दूं H2O बिल्कुल भी रिड्यूसिंग नेचर शो नहीं करता। H2O रिड्यूसिंग नेचर शो नहीं करता। H2O डज नॉट शो रिड्यूसिंग नेचर। बच्चों इसीलिए बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, आप कोई भी चीज को डालते हो तो ये घोल लेता है अपने अंदर विदाउट उसको ऑक्सीडाइज करे हुए, विदाउट उसको रिड्यूस करे हुए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं H2O का रिड्यूसिंग नेचर होता ही नहीं है। H2O रिड्यूसिंग नेचर शो करता ही नहीं है। तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिड्यूसिंग नेचर कम होगा। अच्छा अगर मैं पिछले फैमिली की बात करूं, अगर मैं 15th ग्रुप में बात करूं तो अमोनिया का रिड्यूसिंग नेचर सबसे कम था, देन PH3 का, देन ASH3 का, देन SBH3 का, देन BiH3 का। बोलो बच्चों, H2O का रिड्यूसिंग नेचर सबसे कम होता है, H2TE का ज्यादा होता है। जो हाइड्रोजन जितनी जल्दी इवॉल्व कर देगा उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना ज्यादा। और हाइड्रोजन कौन जल्दी इवॉल्व करेगा? जिसका ई बॉन्ड H वीक होगा। ई बॉन्ड H किसका बॉन्ड वीक होगा? जिसका साइज बड़ा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो दो नेचर आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, एक तो थर्मल स्टेबिलिटी और एक रिड्यूसिंग नेचर। चलो नोट कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। एक आपने थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ लिया, एक रिड्यूसिंग नेचर पढ़ लिया, एक थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ लिया, एक रिड्यूसिंग नेचर पढ़ लिया। अब बच्चों मेरी बात समझो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात को है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचर के पीछे दो कहानी है। अगर एसिड एचाइन दे दे तो जिस स्पीसीज में कन्वर्ट होता है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। अगर एसिड एचाइन दे दे तो जिस स्पीसीज में वो कन्वर्ट होता है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। एक रीजन तो ये है, ये मेन रीजन है बच्चों, एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। बच्चों इस पॉइंट को बहुत पकड़ना है। एसिड एचाइन देने के बाद जिन स्पीसीज में कन्वर्ट होते हैं उनको कॉन्जुगेट बेस बोला जाता है।
कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। अच्छा, अगर हम ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में साइज जितना बड़ा होगा, साइज जितना बड़ा होगा, चार्ज उतना ज्यादा डिस्पर्स्ड होगा, चार्ज उतना डिस्पर्स्ड होगा, और चार्ज जितना डिस्पर्स्ड होगा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ग्रुप में साइज जितना बड़ा होगा, चार्ज उतना डिस्पर्स्ड होगा, चार्ज जितना डिस्पर्स्ड होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बेटा चार्ज का फैलना ही तो स्टेबिलिटी बढ़ाता है, चार्ज का इकट्ठा होना स्टेबिलिटी को कम करता है और चार्ज का फैलना स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अच्छा, मैं एसिडिक नेचर के बारे में एक बात और करना चाहूंगा जो एनसीईआरटी कहती है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों कौन लेकर किसको हटा देगा, H को ऐसा H प्लस हटा दे, तो जो जितनी इजीली H आयन लूज करेगा, जो जितनी, एक और रीजन भी है, जो जितनी इजीली H प्लस लूज करेगा उसका एसिडिक नेचर उतना ज्यादा, उसका एसिडिक नेचर ज्यादा, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी ज्यादा, उसका डिसोसिएशन, भाई जितनी जल्दी H आयन देगा उतनी जल्दी आयोनाइज होगा, जितनी जल्दी आयोनाइज होगा टूटेगा उतना डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा। दो रीजन है, एसिडिक नेचर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे समझाया जाता है। मेन रीजन ये है, H आयन देने के बाद जिस स्पीसीज में वो कन्वर्ट होता है उसका वो जितना ज्यादा स्टेबल होगी उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। तो एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी एक ग्रुप में इस बात पे डिपेंड करती है कि साइज जितना बढ़ेगा चार्ज उतना ज्यादा डिस्पर्स्ड होगा, चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स्ड होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, एक और कहानी, इस बॉन्ड को तोड़कर जो H आयन जल्दी रिलीज कर देगा, इस बॉन्ड को तोड़कर, इस बॉन्ड को किस फॉर्म में तोड़ा जाए, H प्लस के फॉर्म में, जो जितनी जल्दी इस बॉन्ड को तोड़ के H प्लस को रिलीज कर देगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा। तो ये बॉन्ड सबसे जल्दी किस में टूटेगा, दो रीजन बताता हूं, ये बॉन्ड सबसे जल्दी किस में टूटेगा, जिसका साइज बड़ा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा उसमें ये बॉन्ड तोड़ना आसान है, आसान है तो H प्लस को रिलीज करना आसान है, तो H प्लस को रिलीज करना आसान है तो एसिडिक नेचर ज्यादा है। दूसरा, टेलुरियम का साइज सबसे बड़ा है, टेलुरियम का साइज सबसे बड़ा है तो नेगेटिव चार्ज सबसे अच्छे से फैलेगा टेलुरियम पर, तो कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बात को समझो, एसिड H आयन देने के बाद जिन स्पीसीज में कन्वर्ट होते हैं उनको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। ग्रुप में साइज बड़ा होगा तो चार्ज उतना ज्यादा डिस्पर्स्ड होगा, चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स्ड होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो जितनी जल्दी H प्लस को लूज कर देगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा, और H प्लस को लूज कौन करेगा, जिसका ये बॉन्ड वीक होगा, जिसका ये बॉन्ड वीक होगा वो H प्लस को जल्दी रिलीज करेगा, जल्दी रिलीज करेगा तो एसिडिक नेचर ज्यादा और डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा। नोट करो। बोलो बच्चों जल्दी बोलो, नोट कर लो पहले जल्दी से, आप समझो पहले टॉपिक को। एनसीईआरटी में सब कुछ चीजें दे रखी है, आप सब कुछ टेबल को अंडरलाइन करना, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो अगर मैं एसिडिक नेचर के बारे में बात करूं बच्चों, तो एसिडिक नेचर के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होता है H2PE का, फिर H2SE का, फिर H2S का, फिर H2O का। भैया H2O में जो नेगेटिव चार्ज है वो सबसे ज्यादा स्मॉल साइज, अगर मान लो H2O एक H प्लस निकाल दे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH माइनस में, और सल्फर अगर एक H प्लस निकाल दे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SH माइनस में। नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा डिस्पर्स्ड होगा, सल्फर पे कि ऑक्सीजन पे। ये नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा फैलेगा, सल्फर पे कि ऑक्सीजन पे, सल्फर पे फैलेगा क्योंकि उसका साइज बड़ा है, तो इसकी SH माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू OH माइनस, इसीलिए SH माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए H2S ज्यादा एसिडिक है। दूसरा रीजन है सल्फर का साइज बड़ा है, सल्फर का साइज बड़ा है तो उसमें H आयन को रिलीज करना आसान है, H आयन को रिलीज करना आसान है, इसीलिए H2S का एसिडिक नेचर H2O से ज्यादा होता है। इसीलिए H2S का एसिडिक नेचर
H2O से ज्यादा होता है। समझ गए मेरी बात? एसिडिक नेचर की भी कहानी होगी। अरे जो जितना ज्यादा बॉन्ड लंबा होगा उसको तोड़ना उतना आसान है, H+ को रिलीज करना उतना आसान है। तो सबसे बड़ा साइज किसका है? टेलुरियम का। तो इस केस में H+ का रिलीज आसान है, इसीलिए इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। बच्चों अगर हम हाइड्रोजन को इवॉल्व कराते हैं तो रिड्यूसिंग नेचर आता है, और अगर हम H+ को हटाते हैं तो एसिडिक नेचर आता है। दूसरा रीजन है कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। अब बच्चों बात आती है बॉइलिंग पॉइंट की और मेल्टिंग पॉइंट की। देखा जाए तो आपको इतनी कहानी तो आती होगी, H2TE का बॉइलिंग पॉइंट H2SE से ज्यादा और H2SE का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज्यादा। क्यों? याद है ये नहीं याद है? साइज बढ़ेगा तो वैंडरवाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, वैंडरवाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा, वैंडरवाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बट सबसे कम किसका होना चाहिए था? H2O। बट बेटा सबसे ज्यादा होता है H2O का। रीजन आपको पता है, और वो रीजन है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसका रीजन है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि H2O में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट H2TE से भी ज्यादा होता है। तो ये इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उतना वैंडरवाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, जितना वैंडरवाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बट H2O का बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था सबसे कम, बट होता सबसे ज्यादा। उसका रीजन है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ईच वाटर मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। एसिडिक नेचर भी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट भी हो गया, रिड्यूसिंग नेचर भी हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी भी हो गया। अब बच्चों मेरी बात समझो। अब बात आती है बॉन्ड एंगल की, ये आप जानते हो। बॉन्ड एंगल में बात आती है तो मैं आपको बता दूं, H2O ले लो, H2S, पहले H2SE, H2TE है ना बच्चों। H2O का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104 डिग्री 50 मिनट होता है। H2S का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 92 होता है, इसका बॉन्ड एंगल 91 होता है, इसका बॉन्ड एंगल 90 होता है। अच्छा एक चीज बता दो, जब ये सब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो इनका बॉन्ड एंगल ऐसा होना चाहिए था 104 डिग्री 50 मिनट, है ना। अगर ये सब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो इनकी शेप ऐसी होनी चाहिए थी, p ऑर्बिटल ऐसे होने चाहिए थे, सही है, टेट्राहेड्रल मैनर में होने चाहिए थे ना, इस तरीके से होना चाहिए था। और अगर मान लो ये बॉन्ड एंगल में पार्टिसिपेट नहीं करते p ऑर्बिटल, तो इनकी ऐसे होना चाहिए था। बोलो ये p ऑर्बिटल कितने डिग्री पे होने चाहिए थे? 90 डिग्री में, ऐसे होने चाहिए थे ना। बच्चों आप खुद सोचो, अगर इनका एंगल p ऑर्बिटल के बीच का एंगल, अगर ये जो ऑर्बिटल है इनके बीच का एंगल अगर 92 या 91 या 90 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तीनों p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए कौन सा रूल बताता है बच्चों? ये रूल बताता है ड्रैगोज रूल। बच्चों इनका एंगल अगर 90 के क्लोज आ रहा है तो ये p ऑर्बिटल प्योर p ऑर्बिटल हो। क्यों प्योर p ऑर्बिटल? क्यों? रीजन है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे होंगे, तभी तो एंगल 90 रहेगा। अगर इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया तो इनका एंगल 90 रह ही नहीं सकता। समझो मेरी बात, p ऑर्बिटल ने अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर दिया तो उनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, उनका बॉन्ड एंगल नियरली 90 आ रहा है। इसका मतलब ये प्योर p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कर ही नहीं रहे। ये कौन सा रूल होता है? ड्रैगोज रूल होता है। H2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा OH, there will be a lone pair, there will be a lone pair. This bond angle is 104 degree 50 minute। sp3 hybridization, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी? टेट्राहेड्रल। शेप क्या होती है? वी बेंट शेप। क्यों होती है बताओ? Because lone pair repulsion should be greater than lone pair bond pair repulsion, which is greater than bond pair repulsion। तो ये लोन पेयर एक दूसरे को पहले रिपेल करेंगे, फिर इसको दबाएंगे, इसीलिए बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर 104 डिग्री 50 मिनट होता है।
भैया इन तीनों में एंगल 90 डिग्री का लगभग आ रहा है, इसका मतलब वो प्योर पी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो प्योर पी ऑर्बिटल मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसी रूल को बोलते हैं ड्रैगोज रूल। तो H2S के अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, H2S में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, समझ गए? बोलो, H2S, H2SE और H2TE में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, नोट कर लिया? नोट किया? H2S, H2SE और H2TE में कोई हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ H2O में पॉसिबल है। अब जरा एक बात बताओ, अगर मैं H2O से H2S, H2SE, H2TE की तरफ जाता हूं तो बॉन्ड एंगल कम होता है। H2O, H2S, H2SE, H2TE की तरफ अगर मैं जाता हूं तो बॉन्ड एंगल कम होता है। H2O, H2S, H2SE, H2TE की तरफ जाता हूं तो बॉन्ड एंगल कम होता है। बॉन्ड एंगल कम क्यों होता है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो ये जो E बॉन्ड H, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो ये जो शेयर्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये जो बॉन्ड पेयर है ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। भाई अगर बॉन्ड एंगल कम हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो ये जो बॉन्ड पेयर है एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, और बॉन्ड पेयर अगर एक दूसरे से दूर चले गए तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो जाएगा, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन अगर कम हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। भाई H2O से H2S, H2SE, H2TE की तरफ जाओगे तो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से क्या होगा? बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो जाएगा। बॉन्ड पेयर रिपल्शन अगर कम हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो अगर आप H2O से H2S जा रहे हैं, H2SE जा रहे हैं, H2TE जा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल कम होता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होता है, और अगर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? तो आपने हाइड्राइड्स पढ़ ली है ना। अब आप पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, है ना बच्चों? रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं आप। क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, है ना। अगर आप रिएक्शन विद ऑक्सीजन करते हैं तो ये दो तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं, एक EO2 बनाते हैं, एक EO3 बनाते हैं। EO2 में ऑक्सीजन तो नहीं बनाता, EO3 में ओजोन बनाता है, EO3 में O3 बनाता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, सल्फर क्या बनाता है? SO2 बनाता है, सही है। सेलेनियम क्या बनाता है? SeO2 बनाता है। हेलोरियम क्या बनाता है? TeO2 बनाता है। SO2 गैस होता है, ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है। बच्चों इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। SO2 वो गैस है जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं ना, उनको स्टफ करने में यूज होती है, हार्ड करने में यूज होती है। फ्लावर बर्ड्स को स्टफ करने में जो गैस यूज होती है बच्चों, वो SO2 होती है, ठीक है। कौन सी गैस यूज होती है? SO2। SO2 का जो मेनली बिहेवियर है वो रिड्यूसिंग नेचर है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो नहीं कर सकती है, बट ज्यादातर कौन सा नेचर शो करती है? रिड्यूसिंग नेचर शो करती है। मेनली ये रिड्यूसिंग नेचर शो करती है। अगर आप इधर आएंगे SO2 से TeO2 की तरफ आएंगे तो रिड्यूसिंग नेचर कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा बोका नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। रिड्यूसिंग नेचर कम होता है, तो इसका मतलब है जो TeO2 है, ये जो नेचर है इसका, ये मेनली ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। TeO2 का नेचर ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। क्यों? समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि SO2 का नेचर मेनली रिड्यूसिंग नेचर है, SO2 का मेनली रिड्यूसिंग नेचर है, बट TeO2 का नेचर ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। रीजन बताता हूं, देखो रीजन क्या है? जो SO2 है उसके अंदर सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और ऊपर वाले मेंबर्स के लिए +6 सल्फर क्या चाहेगा? +4 से +6 में जाना चाहेगा, +6 की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो सल्फर अगर +4 से +6 में जाएगा तो ये क्या करेगा? लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग नेचर की तरह, रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा।
भाई सल्फर के लिए +6 स्टेट में सल्फर क्या करेगा, +4 से +6 में जा सकता है, तो सल्फर +4 से +6 में भी जा सकता है, लोअर में भी जा सकता है, बट हायर स्टेट ज्यादा स्टेबल है ना, तो सल्फर क्या करेगा, अपने आप को +4 से +6 में ले जाना चाहेगा, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। बट अगर आप TeO2 की बात करते हैं तो TeO2 +4 से +6 में तो नहीं जाना चाहेगा, क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +6 स्टेट कम स्टेबल है, तो T किस में जाना पसंद करेंगे, लोअर स्टेट में जाना पसंद करेंगे, और अगर ये लोअर स्टेट में जाएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, ये कौन सा नेचर शो करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेंगे। बात समझो, SO2 SeO2 TeO2, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो TeO2 का जो नेचर है वो ऑक्सीडाइजिंग है, क्योंकि टेलुरियम जो है वो +4 से +6 में नहीं जाना चाहेगा। क्यों नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उसके लिए +6 उतने स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से स्टेबल नहीं है, तो टेलुरियम क्या चाहेगा, वो अपने आप को +4 से +2 में रखना चाहेगा, इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। और SO2 क्या करना चाहेगा, +4 से +6 में जाना चाहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा, इसलिए रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। एक और रीजन लिख सकते हैं, टेलुरियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड वीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन देना इसके लिए आसान है। इसमें सल्फर और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग है, इसलिए इसके लिए ऑक्सीजन देना मुश्किल है। तो SO2 SeO2 और TeO2 में ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। SO2 का जो नेचर है वो एसिडिक होता है, SO2 एसिडिक होता है, SeO2 भी एसिडिक होता है, TeO2 का नेचर एम्फोटेरिक है। SO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है, SO2 को अगर हम वाटर में डाल दें तो ये एक एसिड बना लेता है जिसका नाम सल्फ्यूरस एसिड है, H2SO3। सल्फ्यूरस एसिड है, SO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है, इसकी ज्यादातर रिएक्शन बिल्कुल CO2 जैसी होती है। जब आप पढ़ोगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा SO2, तो उसमें इसकी ज्यादातर रिएक्शन CO2 जैसी होती है। इतना नोट कर लो पहले, तो इतना नोट करो, इतना नोट करो बच्चों। SO2 का नेचर मेनली रिड्यूसिंग होता है, ऐसा नहीं कि ये वैसे तो ये दोनों नेचर शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग भी रिड्यूसिंग भी, बट मेनली क्या, मेनली रिड्यूसिंग नेचर होता है। जबकि TeO2 का नेचर ऑक्सीडाइजिंग है बच्चों। टेलुरियम +4 में प्रेजेंट है, वो +6 में नहीं जाना चाहेगा, वो क्या करना चाहेगा, अपनी लोअर स्टेट में आना चाहेगा, इसके लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। SO2 जो है वो +4 से +6 में जाना चाहेगा, +6 में जाना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। नोट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं आपको, ये सब एनसीईआरटी से पढ़ना है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ा रहा हूं मैं भी, है ना, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ट्राई ऑक्साइड भी बनाते हैं, जैसे सल्फर कौन सा ट्राई ऑक्साइड बनाता है, SO3। सेलेनियम कौन सा बनाता है, SeO3। टेलुरियम कौन सा बनाता है, TeO3। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, SO3। सही है। सभी का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। सभी का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। ठीक है, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया, खत्म। ओके बच्चों, रिएक्शन विद ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया, खत्म। इतना नोट कर लो आज के लिए। ओके, थैंक यू।